नमस्कार मित्रों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत, जिसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को ज़रूर देखें, जिससे आपको अगला टॉपिक जो है ये जीव जगत में विविधता आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप अपनी आँखों की सहायता से नहीं देख सकते। जैसे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, आप उन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। यद्यपि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, पौधे, जंतु अथवा जीव, जैसे आपने किसी कुत्ते को देखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुत्ता जाति से संबंधित है। एक जो जीव होगा वो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे आपने बिल्ली देखी तो आपको बिल्ली जाति का जो है अनुभव हो जाएगा। तो ये होता है किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक। अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या जो है लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के कितनी है, 1.8 मिलियन तक हो सकती है। तो अब तक जो कुल स्पीसीज की संख्या है जो अब तक पता चला है वो है 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन। तो दोस्तों, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं दोस्तों? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 10 लाख होता है। तो अब तक ज्ञात वर्णित तथा स्पीसीज की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। तो इतने प्रकार के जीव हमारे पृथ्वी पर हैं। तो ये क्या है दोस्तों? ये जैविक विविधता कहलाती है, अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा इसे प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी होते हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी पौधे का अथवा प्राणी का उनका लोकल नाम होता है, जिसे स्थानीय नाम कहते हैं, और दूसरा होता है वैज्ञानिक नाम, जो वैज्ञानिक भाषा में होता है, और वो पूरे विश्व में केवल एक ही नाम होता है। स्थानीय नाम हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। ये स्थानीय नाम ही एक देश के भिन्न भिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। तो हमको किसी विशेष प्रकार के नाम की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम किसी जीव को अथवा पौधे को आसानी से पहचान सकते हैं, और वो नाम जो होगा हर स्थान पर केवल एक ही नाम होगा। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। तो नाम पद्धति का मतलब कोई विशेष प्रकार का नाम होगा जिसे हम वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। जंतुओं का जंतु नाम होंगे और पादपों के वानस्पतिक नाम होते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। तो सबसे पहले जीवों को पहचानना होता है। तो ये पहला पॉइंट है, पहचानना। नाम पद्धति का सबसे पहला बिंदु है जीवों को पहचानना। सबसे पहले जीव को पहचाना जाएगा। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। तो केवल एक नाम दिया जाएगा पूरे विश्व में हर जीव का या फिर हर पादप का, तो उसे ही वैज्ञानिक नाम कहा जाएगा, जो सभी वैज्ञानिकों को स्वीकार है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सामान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल
कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN में दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। ये तो हो गया पादपों के नामकरण के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे हम जंतु या प्राणियों की बात। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर अर्थात जिसे हम क्या कहेंगे ICZN, वहाँ तो बी था दोस्तों, बी का मतलब था बोटेनिकल, यहाँ पर जेड का मतलब है जूलॉजिकल। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर वो है ICBN का पूरा नाम, और ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो, और एक ही नाम होगा और वो दूसरे जीव का नहीं होगा। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक होता है वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। जैसे दोस्तों आम की बात करें हम, तो आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है, वानस्पतिक नाम क्या है आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें मैंजीफेरा तो हो गया वंश और इंडिका क्या हो गई जाति। तो पहला जो है वंश का नाम को बताता है और दूसरा जो है जाति के नाम को बताता है। तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा वंश हो गया और जाति क्या हो गई इंडिका हो गई। तो प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक वंश का नाम तथा जाति संकेत पद, दूसरा कौन सा होता है जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें नाम के दो घटक होते हैं उसे क्या कहा जाता है द्विनाम पद्धति। तो द्विपद नाम पद्धति क्या है, जिसमें दो पद होंगे, एक पहला होगा जो वंश को बताएगा और दूसरा पद जो होगा वो जाति को बताता है। इसे क्या कहा गया द्विनाम पद्धति कहा गया। तो दोस्तों द्विनाम पद्धति की खोज किसने की, कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले सुझाया था। तो ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी द्विनाम पद्धति। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाले नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। तो द्विपद नाम प्रणाली जो है बहुत ही आसान प्रणाली है। पहला जो होता है वंश का नाम, दूसरा जो होता है जाति का नाम होता है। आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा वंश होता है और इंडिका जाति होती है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद होता है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश होता है जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद होता है। तो स्पीसीज का मतलब है दोस्तों जाति, तो स्पीसीज को बताता है दूसरा जो पद होगा वो स्पीसीज को। तो इंडिका इसमें स्पीसीज है और मैंजीफेरा क्या है वंश होता है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। अब बात करते हैं द्विनाम पद्धति के कुछ नियम होते हैं। जैविक नाम अर्थात जिन्हें हम बायोलॉजिकल नाम कहते हैं, ये लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। थोड़ा तीखा लिखा जाता है इनको दोस्तों, ये सीधे सीधे नहीं लिखे जाते हैं, थोड़ा इनको तिरछा लिखा जाएगा। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन अथवा लैटिनी भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। तो दोस्तों लैटिन भाषा से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है लैटिनीकरण के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये जो अक्षर लिखे जाते हैं जैविक नाम वाले वो सभी लैटिन भाषा में अर्थात इटालियन भाषा में लिखे जाते हैं। जैविक नाम में पहला शब्द जो होगा वो वंश का नाम होता है जबकि दूसरा शब्द जो होता है जाति संकेत पद होता है। तो दो नियम हम पढ़ चुके हैं। पहला क्या बताता है, पहला लैटिन भाषा से बताता है कि ये नाम जो है लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं थोड़े तिरछे लिखे जाते हैं। जैसे आप मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो मैंजीफेरा इंडिका थोड़ा तिरछा या तीखा इस प्रकार लिखा जाएगा। थोड़ा तिरछा आपको लिखना है, थोड़ा तिरछा आपको लिखना होगा, वो सीधा सीधा आपको नहीं लिखना है। इस प्रकार आप तिरछा लिखें थोड़ा, तो वो जो होगा वो लैटिन भाषा में होगा और तिरछे अक्षरों में होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पहला शब्द जो होगा इसमें वंश के नाम को बताएगा और दूसरा जो होगा जाति के नाम को बताता है। तीसरा पॉइंट है जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों
शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। तो दोनों शब्द मतलब वंश का नाम और जाति का नाम दोनों आपको लिखने के पश्चात उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी होगी। जैसे मैंजीफेरा के नीचे अंडरलाइन, फिर इंडिका के नीचे अंडरलाइन। तो मैंजीफेरा और फिर इंडिका के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार आपको क्या करनी होंगी, उनके नीचे रेखाएं खींचनी है जिन्हें हम रेखांकित कहेंगे। तो जैविक नाम को जब हाथ से लिखेंगे तब दोनों शब्दों को अलग अलग लिखेंगे और रेखांकित अथवा छपाई में थोड़ा तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को बताता है। तो अंडरलाइन से यहाँ तात्पर्य है कि यह जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। पहला अक्षर जो वंश के नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में लिखा जाता है। हमेशा पहला अक्षर, जैसे मैंजीफेरा आपको लिखना है तो MANGIFERA, तो मैंजीफेरा लिखा जाएगा तो इसमें पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल होता है, एम कैपिटल होगा। बाकी इंडिका आपको लिखना है तो ये बाई इसमें आई जो होगा स्मॉल लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना होगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा में एम जो है कैपिटल लिखना है, बाकी पूरे सभी अक्षर लास्ट तक आपको जो है स्मॉल लेटर में लिखने होंगे, छोटे अक्षर में लिखने होंगे। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण में इनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये 4 नियम आपको ध्यान रखने हैं। पहला जो है लैटिन भाषा में इनको लिखा जाएगा तिरछे अक्षरों में। दूसरा पहला शब्द वंश के नाम को, दूसरा जाति को। तीसरा पॉइंट जो है वो बताएगा कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखेंगे तो उनके नीचे क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है अर्थात तिरछा उनको लिखना है। और पहला अक्षर जो होगा वंश नाम को बताएगा और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो ये हो गए द्विनाम पद्धति के कुछ नियम जिनके आधार पर द्विनाम जो है पद्धति चलती है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो चलिए अगले पॉइंट की। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। तो आपको दिखाते हैं लेखक का नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें कोष्टक में लिन लिखा हुआ है। लिन का मतलब है कैरोलस लिनियस, अर्थात कैरोलस लिनियस ने इसका नाम दिया था मैंजीफेरा इंडिका, इस वजह से उसके नाम को शॉर्ट में यहाँ पर लिन लिख दिया गया है। कैरोलस लिनियस, लिनियस से इसमें लिन लिया गया है। तो मैंजीफेरा इंडिका के जो कोष्टक में लिन है इसका मतलब है कि ये वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक कौन है, कैरोलस लिनियस। तो कोष्टक में क्या लिखा जाता है, कोष्टक में उस लेखक का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन किसने किया था, इसका अर्थ यह होता है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। अगला है, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, वर्गीकरण। क्योंकि दोस्तों सभी जीवों को एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, सभी को अलग अलग वर्गों में बांटना होगा, उस प्रकार उनका अध्ययन करना होगा। तो इस प्रणाली को वर्गीकरण कहा गया जिससे कि इनको हम आसानी से पढ़ सकें। तो वर्गीकरण एक ऐसी प्रणाली है जिससे जीवों का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको कुछ उनके लक्षण देखने होंगे, उसके आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। तो दृश्य गुणों के आधार पर उसका जो है वर्गीकरण किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम पौधे तथा प्राणियों और कुत्ता बिल्ली कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। तो उसी प्रकार उनके लक्षणों के आधार पर ही हम वर्ग बना देंगे और उनमें एक लक्षण वाले जो होंगे, एक समान लक्षण वाले, उनको एक वर्ग में रखेंगे। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के कुछ गुण आ जाते हैं। जैसे आपको कुत्ते के बारे में सोचोगे तो कुत्ते के गुण आ जाएंगे कि कुत्ता भौंकता है, उसी प्रकार आपको उनके सभी गुण आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। जब आपके दिमाग में कुत्ते की बात आप सोचोगे तो आपके दिमाग में कुत्ते का ही चित्र बनेगा, ना कि बिल्ली का। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में सोचेंगे, किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचोगे जिसके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो स्तनधारी के लक्षण होते हैं बाह्य कान और शरीर पर बाल। जब आप स्तनधारी के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात आपके मस्तिष्क में ये लक्षण आते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता बिल्ली स्तनधारी गेहूं चावल पौधा जंतु सुविधाजनक वर्ग हैं जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक
शब्दावली टैक्सा है। तो दोस्तों टैक्सा का मतलब होता है जो अपनी पूरी जाति का बोध करता है। जैसे कि आपने कुत्ते के बारे में सोचा तो उससे पूरी कुत्ता जाति का बोध हो गया, जैसे बिल्ली के बारे में सोचा तो पूरी बिल्ली जाति का, गेहूं के बारे में सोचा तो गेहूं की पूरी फसल के बारे में आपके दिमाग में आ जाएगा कि गेहूं की फसल कैसे कैसे होती है, गेहूं से संबंधित आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो इसका मतलब है टैक्सा। टैक्सा का मतलब जो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, उसका प्रतिनिधित्व जो करता है, उसे क्या कहेंगे हम? टैक्सा कहेंगे। जैसे हाथी जो है पूरी हाथी जाति का बोध कराता है, तो हाथी क्या हो गया? टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है जो अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। तो ये सभी अपनी जो जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी टैक्सा के बारे में बताते हैं। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुणों जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिकीय सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नामपद्धति आदि ऐसे प्रक्रम होते हैं जो वर्गीकी के क्या हैं? आधार हैं। तो दोस्तों वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी के आधार होते हैं विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति ये क्या हैं? वर्गीकी के आधार हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वर्गीकी का कौन सा आधार नहीं है, तो 3 इनमें से दिया जाएगा और एक आपका अन्य रख दिया जाएगा ऑप्शन, तो आपको वो करना होगा जो नहीं है। और यदि पूछ लिया जाए तो निम्न में से कौन सा वर्गीकी के आधार हैं, आपको 3 इनमें से कोई दे देगा। जैसे विशेषीकरण, पहचान और वर्गीकरण दे दिया तो आप, और चौथा दे दिया उपरोक्त सभी, तो आपको ये सभी करने होंगे। तो ध्यान रखना है आपको, वर्गीकरण के आधार जो हैं वो हैं विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे, इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार जो है उपयोग था। तो आदि मानव जिस चीज़ को उपयोग करते थे उसी प्रकार उनका वो वर्गीकरण करके रखते थे। काफ़ी समय से आदि मानव का जो वर्गीकरण था उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को क्या कहा गया? वर्गीकरण पद्धति अथवा सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। तो सिस्टेमेटिक्स जो है, काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति। वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है दोस्तों किस प्रकार जीवों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं जिससे कि उनको हम आसानी से समझ सकें, तो उसे ही हम सिस्टेमेटिक्स या फिर वर्गीकरण की पद्धति कहते हैं। किन गुणों के आधार पर जीवों को बांटा जा रहा है या पादपों को किन गुणों के आधार पर एक वर्ग में रख रहे हैं, किन गुणों के आधार पर उनको अलग अलग किया जा रहा है, तो उस वर्गीकरण की पद्धति को सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है वो लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। तो सिस्टेमेटिक्स शब्द किससे आया है? सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से सिस्टेमा शब्द का अर्थ क्या है? जीवों की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था? सिस्टेमा नेचर रखा था। तो सिस्टम एंड नेचर जो था लिनियस के वर्गीकरण का जो टाइटल था वो था सिस्टेमा नेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिनियस ने जो अपना पब्लिकेशन करा था उसका जो टाइटल था उसका था सिस्टेमा नेचर। जैसे कि कोई मान लीजिए लेखक अपनी किसी पुस्तक का नाम जैसे कि आरबीडी एक पुस्तक छपती है, तो जैसे आरबीडी जो पुस्तक है वो सुभाष चरण वाली जो है आरबीडी, तो आरबीडी जो है इस नाम से पब्लिकेशन की जाती है। सुभाष चरण वाली जो बुक है आरबीडी के नाम से होती है, पब्लिक होती है। तो उस जो पब्लिकेशन है आरबीडी, उसी प्रकार लिनियस का पब्लिकेशन क्या था? सिस्टेमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंधों का भी ध्यान रखा जाता है। तो जीवों के विकासीय संबंधों के बारे में वर्गीकरण पद्धति में ध्यान रखा जाता है। वर्गीकी संवर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। तो वर्गीकरण केवल एक सोपान नहीं है,
इसमें अनेकों पद होते हैं। जैसे कि आपको किसी सीढ़ी पर चढ़ना है तो डायरेक्ट आप तीसरी सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, पहली के बाद दूसरी तीसरी, इस प्रकार इसमें क्या होते हैं, पदानुक्रम सोपान होते हैं। प्रत्येक सोपान पद अर्थात वर्ग को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो सोपान होगा पद को अथवा वर्ग को प्रदर्शित करेगा। चूंकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था होता है इसलिए इसे वर्गिकी क्या कहते हैं, समवर्ग कहते हैं। और सभी सारे समवर्ग मिलकर के वर्गिकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और यह क्या कहलाता है, टैक्सोन या फिर वर्गक कहलाता है। वर्गिकी समवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी टांगें होती हैं। तो जैसे कि हम कीट की बात करें तो कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं अर्थात 3 जोड़ी संधि युक्त पाद होते हैं। संधि का मतलब है दोस्तों जॉइंट पाए जाते हैं उनके पैरों में, जिसे हम संधि कहते हैं, और पाद का मतलब पैर। तो आपने कभी देखा होगा कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके पैरों में जॉइंट होते हैं। जॉइंट से आपने देखे होगा ऐसे लगता है जैसे वो जुड़े पड़े हों, तो उनमें जॉइंट्स जो होते हैं वो जॉइंट्स को हम संधिपाद कहते हैं। तो संधियुक्त उनके पैर होते हैं, 3 जोड़ी होती हैं उनकी टांगें। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हो? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक जो है वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। तो प्रत्येक वर्गक जो होगा जैसे जाति, जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, उपजाति, तो ये सभी क्या हैं, वर्गक होते हैं जो वर्गीकरण की एक इकाई को बताते हैं। ये वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक होते हैं, ना कि केवल आकारिकीय समूह। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जंतु, किंगडम कहते हैं, जैसे जगत का मतलब है किंगडम, संघ का मतलब फाइलम, भाग पौधे के लिए, वर्ग मतलब क्लास, गण का मतलब ऑर्डर, कुल का मतलब फैमिली, वंश जीनस तथा जाति स्पीसीज का विकास हुआ है। तो ये सभी क्या होते हैं, संवर्ग होते हैं दोस्तों। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है संवर्गों में वो है स्पीसीज। तो सबसे छोटी होती है स्पीसीज और सबसे बड़ा क्या होता है, जगत होता है। तो आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यक व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायक है। तो आप पढ़ेंगे अब दोस्तों सबसे पहले जाति, फिर वंश, कुल, गण, इस क्रम को आप पढ़ते जाएंगे। ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा। तो इस क्रम के बारे में आपको लास्ट में पूरी तरह से डिफाइन किया जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। जाति के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जाति सबसे छोटी इकाई होती है। अनेक जातियाँ मिलकर के वंश बनाएंगी और अनेक वंश मिलकर के कुल बनाएंगे, अनेक कुल मिलकर के क्या बनाएंगे, गण, और गण मिलकर के उसके बाद वर्ग, और फिर इसी प्रकार वर्ग मिलकर के संघ, और संघ जो है वो मिलकर के जगत बनाएंगे। तो सबसे पहले स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं। तो हमने उदाहरण लिया मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। पहला शब्द जो होगा वंश का नाम होगा, दूसरा होगा जाति का। जैसे मैंजीफेरा इसमें वंश है, इंडिका जाति है। उसी प्रकार आलू का सोलेनम वंश है और ट्यूबरोसम जाति है। उसी प्रकार शेर का पैंथेरा वंश है और लियो जाति है। तो इन सभी जातियों को आगे जा कर के हम वंश में सम्मिलित कर लेंगे। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद होते हैं, जबकि पहला शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा वंश के नाम होते हैं। यह टैक्स अर्थात संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। तो इनसे हमको पता चल जाता है कि ये किस वंश से संबंधित हैं, अर्थात ये एक टैक्सा होते हैं जो पूरी जाति के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हों को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। सोलेनम वंश में नाइग्रिम तथा मेलेंजाना वंश भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस होता है। वंश के बारे में पढ़ते हैं।
वंश में संबंधित स्पीसीजों का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण जो हैं अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। तो वंश जो होता है स्पीसीज से मिलकर के बनता है। अनेक स्पीसीज जो हैं मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? वंश का निर्माण करती हैं। हम कह सकते हैं कि वंश जो है समीपस्थ संबंधित स्पीसीजों का समूह है। वंश किससे मिलकर के बन रहा है? स्पीसीजों से। ऐसे ही कुल किससे मिलकर बनेगा? वंशों के समूह से। तो इस प्रकार आपको आगे चलते हुए पढ़ता जाना है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज होती हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टाइग्रिस जिनमें बहुत से गुण होते हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। मतलब अलग अलग जातियों को एक वंश में रखा जाएगा। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से अलग होते हैं। कुल की बात करेंगे। अगला संवर्ग जो है कुल होता है जिससे संबंधित वंश आते हैं। वह स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज़्यादा जो समान गुण होंगे दोस्तों स्पीसीज में, स्पीसीज के बाद बाकी सभी में गुण जो हैं थोड़े कम होते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा समान गुण आपसे पूछ लिया जाए तो स्पीसीज की जो जातियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा समान गुण होंगे, वंश में और कम होते जाएंगे। उस प्रकार इस क्रम में कम होते जाते हैं। सबसे कम जो होते हैं जगत में होते हैं। तो ये क्रम आपको रटा होना चाहिए: जगत, उपजगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुल के बारे में। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आएंगे। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार क्या होगा? पौधे के कायिक तथा जनन गुण होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे में 3 विभिन्न वंश होंगे। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा जाता है। तो ये सभी वंश जो हैं किस कुल में रखे जाएंगे? एक कुल होगा इन सभी वंश का। तो कई वंशों से मिलकर के एक कुल बनेगा। जबकि प्राणी वंश जो है पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आएंगे को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखा जाएगा। तो शेर, बाघ, चीता फेलिस वंश में आते हैं, इनको हम फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली, कुत्ते के लक्षण को देखेंगे तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं भी दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रम से 2 विभिन्न कुल कैनेडी तथा फेलिडी, कुत्तों को कैनेडी कुल में और जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं उनको फेलिडी कुल में रखा जाता है। तो दोस्तों कुल किससे बनता है? वंशों के समूह से बनता है। अब गण बनेगा कुलों के समूह से। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान 3 लक्षणों पर आधारित हैं। प्रायः गण तथा उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। उच्च वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंशों की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉर्नवोलियेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स गण में रखा गया है। तो कई कुल जो होंगे उनको किस में रखेंगे? एक गण में रखेंगे। जैसे कि हमने पॉलीसोनियल्स जो गण है उसमें कौन कौन से कुल रख लिए? जैसे कि कॉर्नवोलियेसी और सोलेनेसी, ये 2 कुल हैं। मतलब गण का मतलब है दोस्तों कुलों का समूह। तो कुलों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण होता है। जबकि प्राणी गण कार्निवोरा गण, फेलिड तथा कैनिडी कुल को देखा है। कार्निवोरा जो जीव होते हैं दोस्तों, मांसाहारी जीवों को कार्निवोरा कहा जाता है। उसमें कौन कौन से कुल आएंगे कार्निवोरा गण में? फेलिडी और कैनिडी। कैनिडी मतलब कुत्तों का जो कुल है वो, और फेलिडी मतलब जो बिल्लियों वगैरह आदि का, बिल्ली, शेर, चीता, उनका कुल जो है फेलिडी कहलाएगा। अब बात करेंगे हम वर्ग के बारे में। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन। वर्ग किसे कहेंगे दोस्तों? गणों का समूह वर्ग कहलाएगा। जैसे कि प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। उसी प्रकार कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ते। अर्थात ये 2 गण हो गए, प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण। अर्थात गणों का समूह क्या हो गया? वर्ग हो गया। तो अब इनका एक वर्ग रख देंगे, मैमेलिया वर्ग। तो हमने प्राइमेटा गण और कार्निवोरा जो गण था उनको एक वर्ग में रख लिया और वो वर्ग हो गया मैमेलिया वर्ग। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। अब बात करेंगे हम संघ के बारे में। संघ क्या है? संघ जो होता है अनेक वर्गों का समूह होता है। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठ खोखली, तंत्रिका तंत्र के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा जाता है। अर्थात जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है और पृष्ठीय खोखला जिनका तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र इनका पृष्ठीय होता है, अर्थात पीठ वाली जगह पर पाया जाता है। खोखला होगा, पृष्ठीय होगा। तो कुछ जीव जो हैं जिनका पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र और जिनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है
उन सभी को किस में रखते हैं, कोर्डेटा संघ में रखा जाता है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होंगे को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। तो ये हो गया संघ। अब बात करेंगे दोस्तों हम जगत के बारे में, जैसे किंगडम कहा जाता है। ये सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी वर्गीकरण की जो इकाई है वो होती है जाति। अब चलिए जगत के बारे में पढ़ते हैं। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघ के सभी प्राणियों को अलग अलग जगत मतलब एनिमेलिया में रखा गया है। एनिमेलिया का मतलब जिसमें सभी जंतुओं को रखा गया है एनिमेलिया में, और पादपों को रखा गया है दोस्तों प्लांटी में। उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, पौधे को प्लांटी मतलब दो वर्ग बना दिए, एक एनिमेलिया जिसमें सभी जंतुओं को रख दिया और प्लांटी जिसमें सभी पादपों को रख दिया गया था। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। तो जंतु जगत एनिमेलिया और पादप जगत प्लांटी। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया। हाँ, आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, ये क्रम जो होगा हमेशा आरोही क्रम होता है। देखिए इस क्रम को आपको याद रखना होगा। देखिए सबसे छोटी जाति, जाति से बड़ा वंश होता है, फिर कुल होता है जिसे फैमिली कहते हैं, फिर गण, फिर वर्ग और फिर संघ होगा, और संघ सबसे बड़ा क्या होगा, जगत। तो सभी जो जातियां हैं वो मिलकर के वंश का निर्माण करती हैं, और अनेकों वंश जो हैं कुल बना देते हैं, और अनेकों कुल से गण, और अनेकों गण से वर्ग, और अनेकों वर्ग से समूह, और समूहों से जगत बनता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया दोस्तों, जगत हो गया, और सबसे जो छोटा होगा वो जाति होगी। ये जो क्रम है नीचे से ऊपर की ओर जो चल रहा है इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। एक बार ये नीट में सीधा सीधा ये डायग्राम पूछा गया था, किस क्रम में है दोस्तों, ये आरोही क्रम है। ये आपको ध्यान रखना है, आरोही क्रम। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग होते हैं, यद्यपि वर्गीकी वैज्ञानिकों ने इसे पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, जिसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। तो 1.1 मैंने आपको ये डायग्राम दिखा दिया है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। तो सबसे ज़्यादा समान गुण जो होंगे दोस्तों, जाति जो होती है उनमें सबसे ज़्यादा समान गुण होंगे, उस प्रकार वंश में कम हो जाएंगे। फिर ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे समान गुणों में क्या होती है, कमी होती जाती है। एक बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो समान गुणों में जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं कमी होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा समान गुण होंगे जाति में, और सबसे कम समान गुण जगत में होते हैं। सबसे नीचे टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जो सबसे नीचे टैक्सा कौन सा है दोस्तों, जाति। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी क्या होती जाती है, जटिल होती जाती है। तो चलिए इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहला जो नाम है जैविक नाम, फिर उसके वंश का, फिर कुल का, गण का, वर्ग का और संघ का, किस प्रकार इनको जो है इनका वर्गीकरण। सबसे पहले आप देखेंगे मानव। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, मानव का क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। तो आप देख सकते हो होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में होमो वंश है और सेपियंस क्या होती है, जाति। तो आप देख सकते हो होमो क्या है, वंश है। इनका एक कुल होगा, उस कुल को कहेंगे हम होमोनिडी, और कुल जो है क्या एक इसका गण होगा जिसे हम प्राइमेट कहेंगे, और एक वर्ग होगा जिसे मेमेलिया, और फिर कॉर्डेटा संघ होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है, और मस्का वंश होता है। म्यूसिडी कुल में आती है। डिप्टेरा इसका गण होता है। इंसेक्टा वर्ग होता है, और आर्थ्रोपोडा क्या होगा, इसका संघ होता है। उसी प्रकार मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजिफेरा वंश होता है इसका। एनाकार्डियसिस का कुल होता है। सेपेंडेल्सिस का आम का गण कौन सा है, सेपेंडेल्स होता है। डाइकोटिलिडनी क्या होता है, इसका वर्ग होता है। एंजियोस्पर्मे आता है। उसी प्रकार गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम नाम होता है। ट्रिटिकम वंश का नाम है, और पोएसी इसका कुल है, और पोएलस का है इसका गण होता है। मोनोकोटिलिडनी वर्ग होता है, और एंजियोस्पर्मी जो है इसका संघ है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए हमको इन सभी को पढ़ना पड़ता है कि हम किस प्रकार जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसका वैज्ञानिक नाम दिया, फिर उसका वंश बता दिया, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग और फिर संघ। इस प्रकार इनको समान गुण वाले जीवों को एक ही अर्थात वर्ग या कुल या वंश में रखेंगे। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों 12th क्लास के सिलेबस जो है इस साल 11वीं का यहाँ तक है, लेकिन आपको नीट के सिलेबस के हिसाब से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा।
तो आगे भी अगली वीडियो में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे आपको आगामी वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।